आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री सम्मानीय पी चिदम्बरम जी, सीपीए के वाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय गुलाब जी कटारिया जी, सेक्रेटरी संजय संयम लोढ़ा जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय सदस्यगण, सीपीए के मेंबर्स, मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से माननीय पी चिदम्बरम जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। ये मेरी प्रिविलेज है कि मुझे भी सौभाग्य मिला भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का, और जो देश के सर्वोच्च अर्थशास्त्री हैं उनके साथ मुझे भी कैबिनेट में बैठने का अवसर मिला। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं कि आप सबको याद होगा कि ड्रीम बजट पेश करने वाले हिंदुस्तान में कोई मंत्री थे, वित्त मंत्री, उनका नाम था पी चिदम्बरम जी। आप में से बहुत कम लोगों को स्मरण होगा कि जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने तब देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उससे आप सब भली भांति परिचित है कि किस तरह से हमारे देश की सोने की जो हमारी संग्रहण था वो कम था, और किस तरह से इस देश में नई अर्थनीति को बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया। उसमें बहुत कम आदमी इस बात को याद करेंगे। उनमें एक थे पी नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री बने बाद में, और कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने काम किया उस समय उनका नाम है पी चिदम्बरम जी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मुझे आर्टिकल पढ़ने पर मुझे अच्छा लगा कि देश की नीतियों में निर्माण करने में किस आदमी की भूमिका क्या होती है, वो आज हम सबको समझने की आवश्यकता है। देश जब आज़ाद हुआ तब हमने कल्पना की कि देश का निर्माण हम करेंगे कंट्रोल इकोनॉमी के माध्यम से, और कंट्रोल इकोनॉमी के माध्यम से देश को हमने निर्माण करने का काम किया। और हिंदू ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं 2% की ग्रोथ के रेट के आधार पर हम आगे बढ़ रहे थे। दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। जब दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में जब लागू हो गया था, तब भी हमारे देश में हमने उन नीतियों को परिवर्तन करने का साहस नहीं किया। एक सरकार, ऐसी सरकार जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, उस सरकार ने निर्णय किया कि इस देश की आर्थिक नीति को बदलने के लिए हमें कुछ निर्णय करने पड़ेंगे। वो निर्णय जो दूरगामी निर्णय इस देश को प्रभावित करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इस देश में उस समय जो नीति का परिवर्तन किया, जिसमें मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, चिदम्बरम जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन सब के साथ मुझे भी एक मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं 1980 में विधायक बना था। तब मुझे मालूम नहीं था कि बीई क्या होता, आरई क्या होता, ई क्या होता है। शायद बहुत से नए हमारे विधायकों को ये मालूम भी नहीं होगा कि बीई, आरई और एई क्या होता है। मुझे अकाउंट्स कमेटी में काम करने का अवसर मिला और बाद में मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। तब चिदम्बरम जी देश के वित्त मंत्री नहीं थे, होम मिनिस्टर थे, और बाद में जाकर वित्त मंत्रालय भी उनको मिला। एक होम मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया, डीओपी के मिनिस्टर के रूप में भी काम किया, कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। पर वित्त नीतियों को निर्धारित करने के लिए जिस पोलाइटनेस और फर्मनेस से कोई बात कहते हुए मैंने सुना किसी आदमी का, उनका नाम है पी चिदम्बरम जी। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखते हैं, अपनी बात को बहुत फर्मली रखते हैं, पोलाइटली रखते हैं, लेकिन जो बात रखते हैं वो बहुत मजबूती से रखते हैं। ये मैंने कैबिनेट में देखा है। इसलिए मुझे आज गर्व है माननीय चिदम्बरम जी आपका इस सदन में स्वागत करते हुए। ये सदन प्रिविलेज है, इस सदन में मनमोहन सिंह जी ने मैं एड्रेस किया। ये सदन प्रिविलेज है जहाँ प्रणब मुखर्जी ने भी हमको एड्रेस किया, और आज हम प्रिविलेज है कि आप आज हमको एड्रेस कर रहे हैं। देश में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। जो सत्ता में पार्टी आती है वो देश की नीति निर्माण करती है और उनकी कल्पना होती है हम देश का निर्माण कैसे करें। पर देश में कैसे अवसर आते हैं जब देश में नीति निर्धारण करके देश को आगे बढ़ाने की कल्पना करते हैं। उनमें एक आप हैं। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, आज़ादी के बाद नरसिम्हा जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, अटल बिहारी जी के नेतृत्व में हमने उन नीतियों को कंट्रोल इकोनॉमी से अलग निकलने का काम किया। और इस देश में 6%, 7%, 8% और लगभग 10% की हमने ग्रोथ रेट भी हमने अचीव की। मुझे कैबिनेट में एक अवसर मिला जब आप वित्त मंत्री बने थे, तब मुझे पहली बार पता लगा एफडीआई क्या होता है, तब मुझे पता लगा एफआईआई क्या होता है। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि एक स्टूडेंट के रूप में मैंने, हालांकि एक पॉलिटिकल विद्यार्थी के रूप में मैंने देखा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता यदि वो इकोनॉमिक जगलरी को नहीं समझ जाता। इस देश की इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। इस देश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी को। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ।
जब हमारे देश में गन्ना ज़्यादा पैदा होता है तब चीनी का मार्केट दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि छोटे देश होते हैं। जब हमारे देश में गन्ने की कमी होती है, चीनी की कमी होती है, तो छोटे देश में जो गन्ना होता है वो डिटरमाइन करते हैं कि शुगर की पॉलिसी क्या होगी, ऑयल की पॉलिसी से संबंध क्या होगा। मैंने ये सब बातें सुनी हैं चिदम्बरम जी के मुंह से, एक मंत्री के रूप में। मैं इकोनॉमी का विद्यार्थी नहीं था, तब मेरे मन में कल्पना थी कि मुझे जब भी कभी अवसर मिलेगा मैं चिदम्बरम जी को बुलाकर हमारे जितने भी साथी हैं उनसे उनके विचार सुनने का अवसर मिलेगा, क्योंकि विचारों को सुनना हम सबके लिए आवश्यक है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, देश के निर्माण करने में हमारी वैचारिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश के निर्माण करने में जिन्होंने भूमिका निभाई है उनके अनुभवों का लाभ उठाकर हमें इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना चाहिए। इसलिए मैं समझा कि आज चिदम्बरम जी को भी सुनेंगे और शस्त्र बुद्धि जी को भी सुनेंगे। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। संडे का एक आर्टिकल आता है, मुझे शौक है पढ़ने का, इसलिए मैंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलर आर्टिकल चिदम्बरम जी का आ रहा है और वो समालोचना करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। वो समालोचना करता है कि नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन से देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस समालोचना करने का काम इंडियन एक्सप्रेस में बराबर आर्टिकल लिखकर देश की परिस्थितियों उनके बारे में करते रहे। इसलिए मेरे मन में कल्पना थी कि मैं चिदम्बरम जी को भी बुलाऊंगा, शस्त्र बुद्धि जी को बुलाऊंगा और हमारे जो विधायक हैं उनके सामने और आपके माध्यम से पूरे देश में हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब देश में इकोनॉमी मजबूत हो। कितने आदमी को मालूम है कि वर्ल्ड बैंक में हमने नीतियां बनाई, जब वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया कि करोड़ों लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। यदि हम नीतियां नहीं बनाते तो आज हम करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकते। ये वैश्विक महामारी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज हजारों लोग, करोड़ों लोग जो बाहर निकले उसमें, वो वापस उस गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे की स्थिति में पैदा हो गए। इसलिए आज समय आ गया हम सब मिलकर चर्चा करें कि कैसे इस देश की नीतियां बनाएं जिससे इस देश की जीडीपी बढ़े, इस देश की हैसियत बढ़े और गरीब आदमी को आगे बढ़ाने का काम हम कर सकें। ये कल्पना की थी नरेगा की कि लोगों को तकलीफ होगी तब नरेगा का काम करेंगे। आज दो विचार चल रहे हैं। एक विचार चल रहा है कि लोगों को परचेज पावर करने के लिए उनकी हैसियत बढ़ाएं। एक विचार चल रहा है कि ज़्यादा नोट छपाकर इकोनॉमी को ठीक ढंग से करें, कि किस तरह से हम इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चर सेक्टर आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें मैंने एक विद्यार्थी के रूप में सुनी, समझी और देखी और मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला उन्होंने देश के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और आज वैचारिक दृष्टि से जो सत्ता में है उनके भी शस्त्र बुद्धि जी एक वैचारिक बहुत बड़े आदमी है। इसलिए मैंने समझा कि हम सब मिलकर इस सीपीए को वाइब्रेंट बनाएं। और मुझे कहते हुए आज खुशी है कि राजस्थान का सीपीए हिंदुस्तान में वो सीपीए जो लीड लेकर ये काम कर रहा है। इसलिए मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और चिदम्बरम जी आपका भी स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूं कि वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महामारी के संबंध में मेरे अपने कुछ विचार हैं। ये महामारी, जिस भी महामारी के संबंध में हमने क्यूरेटिव अप्रोच ली है, चाहे डेवलप कंट्री लाइक अमेरिका हो, यूके हो और कोई कंट्री हो, उन्होंने क्यूरेटिव मेजर्स लिए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। अब महामारी की फर्स्ट फेज आया, हमने कल्पना नहीं की थी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। महामारी की सेकेंड फेज आई, हमने कल्पना नहीं की थी कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। पर हमने ये देखा है इस देश के अंदर कि जो गरीब आदमी है, जो बाहर रहता है, जो हवा में रहता है, जो एसटी का आदमी है, जो दूसरा आदमी है, उसको महामारी का असर कम पड़ा। आज हम सब कह रहे हैं मास्क लगाना जरूरी है, आज हम सब कह रहे हैं हाथ धोना जरूरी है, आज हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। ये क्यूरेटिव मेजर्स नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। जो लोग क्यूरेटिव मेजर्स के अंतर्गत आए, चाहे प्लाज्मा के माध्यम से, चाहे उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के माध्यम से और जो भी क्यूरेटिव अप्रोच की, उसका लाभ अभी जनता को नहीं मिला है। हमें मालूम भी नहीं है कि महामारी का ये रास्ता कैसे निकलेगा। पर एक चीज़ मालूम है, इस देश में समय समय पर ऐसे लोग हुए हैं, ऐसी जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्माण किया और इस तरह की नीतियाँ बनाई हैं कि हमने महामारी का भी मुकाबला किया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज अवसर है हम सब चिंता करें और चिंतन करें कि कैसे इस महामारी का मुकाबला कर सकें, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, लोगों की हैसियत बढ़ सके, विश्वास बढ़ सके और लोकतंत्र में हम मजबूती का काम कर सकें। इसलिए मैं समझा कि इस बातों की चर्चा की जाए। और अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले जरूर कहना चाहता हूँ, सामाजिक विषमता बढ़ेगी। यदि हमने आज के दिन ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में कल्पना की तो इस देश में हजारों करोड़ परिवार हैं जिनके माँ बाप के पास मोबाइल नहीं है। उनकी ऑनलाइन की एजुकेशन कैसे करेंगे, इसे हम चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें ये भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि हम यदि आज क्यूमुलेटिव नंबर को जोड़कर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 12th पास करने के बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा,
किस तरह की नींव खड़ी करके हम देश को निर्माण करने चाहते हैं, इसके संबंध में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि महामारी का इम्पैक्ट न केवल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, महामारी का इम्पैक्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ में है। और आप और हम सदन में बैठे हुए उनको भविष्य की नीतियां बनाने की जरूरत है, जो नीतियां एंटिसिपेट कर सके। इस नीतियों के माध्यम से हम आने वाले समय में इस देश का निर्माण कैसे करेंगे, कैसी शिक्षा नीति बनेगी, कैसी स्वास्थ्य नीति बनेगी, कैसी इकोनॉमी नीति बनेगी, जिससे हम सब मिलकर इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें। ये सब सोचकर मैंने माननीय चिदम्बरम जी को यहाँ आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक टेलीफोन पे इतने सहज आदमी, मैंने खाली एक मोबाइल लगाया था, आपने उठा लिया था कि जोशी बताए, मैंने कहा सर आपको आना है। ही वॉज काइंड एनफ, नथिंग डूइंग, यानी कुछ भी नहीं, एक टेलीफोन पे मेरा कन्वर्सेशन है और बहुत लंबे समय मिलने के बाद कन्वर्सेशन है, एंड ही वॉज सो काइंड। मेरे पास वर्ड ही नहीं है आपको कहने के लिए, ही वॉज सो काइंड, ही सेड आई विल कम। आए, हमने कहा हम आपको भेजने के लिए, वापस सोचता कि नहीं मैं अपने हिसाब से आऊँगा, रात को लेट फ्लाइट से आए, कल मैं आज फ्लाइट नहीं है तो मैं कल जाऊँगा। हमने कहा स्टेट बैंक की व्यवस्था करते, नहीं मुझे कुछ नहीं करना। मैंने इतना सिंपल, इतना बड़ा आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि सारे ओट्स होने के बाद भी आज आप हमारे बीच में आए। मैं आशा करता हूँ कि आप और हम सब आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे और आपकी नीतियों के संबंध में जो चर्चा है उससे देश लाभान्वित होगा, महामारी से आगे निकलेंगे हम और देश और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं CPI राजस्थान की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपका उम्र हो, देश की निर्माण करने में आपने भागीदारी निभाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।